शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 715 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर मीनाक्षी मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन एंड होम्योपैथी। तो मैं मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू डॉक्टर निशांत। एम आई अनम्यूटेड? मेरे को आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रहा हूँ। अच्छा। डॉक्टर निशांत, थैंक यू सो मच। आपकी हिंदी बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छी है, और मैं ऐसी हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, बट कोई ना, चलेगा मैम, मिक्स हाँ, चलेगा, मिक्स चलेगा। मिक्स ही चल पाएगा क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है। तो मैं शुरू करूं फिर टॉपिक। तो मेरा जी जी मैम। सो गुड इवनिंग, नमस्कार सब लोगों को जो भी डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है। एंड मेरा आज का टॉपिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। मैं वैसे तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैंने ये टॉपिक जानबूझ के पिक किया। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। आप लोग क्या पूरा देख पा रहे हैं कि पूरी स्क्रीन दिख रही है कि बीच में कट रहा है? नहीं मैम, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, पूरा लिखा हुआ दिख रहा है। जी ठीक है। मैम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसलिए पिक किया कि बहुत ज्यादा इसका फीलिंग ये रहती है कि ये गायनेकोलॉजिस्ट का होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन वो ये कारण है कि जो इसका सिम्टम होता है, जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है, वो यूजुअली पेशेंट को मेंसेस इरेगुलरिटी होती है, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, मेंसेस कम आ रहे हैं, ये रीजन होता है। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसकी फीचर होता है वो ये होता है कि पेशेंट कंसेप्शन नहीं कर पाता है। तो डॉक्टर निशांत, ये मुझे एडमिट करना है? नहीं नहीं, हम कर देंगे मैम, आप आप कर लेंगे? ठीक है। कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा लगता है कि ये गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन ये मल्टी सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें बहुत से सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। इसमें हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, और इसके इफेक्ट्स भी मल्टीपल सिस्टम्स में होते हैं। सो दैट वाज वन रीजन। दूसरा रीजन था कि ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। आज की डेट में 10% फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज की हैं हमारे पास PCOS या PCOD के साथ आ रही हैं। एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि PCOS जो है होम्योपैथी में हमारे पास इसका इलाज है। एलोपैथिक सिस्टम में तो सिर्फ आपको हॉर्मोन्स देने पड़ते हैं पेशेंट को, इसका परमानेंट इलाज नहीं है, बट होम्योपैथी क्योर कर देती है। सो ये 3 कारण थे कि मैंने अपना टॉपिक PCOS पिक किया। अभी PCOS जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दिस इज वेरी कॉमन इन रिप्रोडक्टिव एज, और इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन कॉज है ये, इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी। सो सब फर्टिलिटी मतलब कि पेशेंट को ये जो जितना फर्टाइल होना चाहिए उस एज में वो उतना फर्टाइल नहीं है, उसको डिफिकल्टी हो रही है कंसेप्शन में। सो इट्स अ हेट्रोजिनस एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म मतलब कि मेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके करके सिम्टम्स ऑफ हिरुटिज्म एंड एक्ने आ जाता है। ओवुलेटरी डिस्फंक्शन। ओवुलेटरी डिस्फंक्शन मतलब ओवरीज का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, जिसके करके ओलिगोमेनोरिया, एमिनोरिया, एंड द फर्टिलिटी इज ऑल्सो इफेक्टेड। सो ओलिगोमेनोरिया मतलब कि पेशेंट के या तो मेंसेस आ ही नहीं रहे हैं, एमिनोरिया है, या पेशेंट के मेंसेस कम आ रहे हैं, या पेशेंट के इरेगुलर मेंसेस हैं।
यहाँ तक कि पेशेंट को बहुत हैवी मेंसेस भी हो सकते हैं। हमारे को ज्यादातर फीलिंग रहती है कि पीसीओएस है तो पेशेंट के मेंसेस या तो कम होंगे या नहीं आ रहे हैं, लेकिन इरेगुलर मेंसेस होते हैं और वो कभी कभी बहुत ज्यादा हेवी मेंसेस भी हो जाते हैं। सो मेट्रोरेजिया एंड मेनोरेजिया दोनों भी ओवुलेटरी डिसफंक्शन करके हो जाता है। थर्ड, जो कि नाम से ही पता चलता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ओवरीज इनलार्ज होती हैं और उसमें न्यूमरस स्मॉल सिस्ट्स होते हैं जो कि हमें अल्ट्रासाउंड पे विजिबल होते हैं। बट यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि प्रेजेंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत जरूरी नहीं है डायग्नोसिस के लिए। सो इन तीन में से, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ओवुलेटरी डिसफंक्शन एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज में से अगर दो भी प्रेजेंट हैं तो हम उसको डायग्नोसिस एज पीसीओएस कर सकते हैं। आफ्टर हमने उसको क्लिनिकली देखा और साथ में उसके लैब इन्वेस्टिगेशन से हमने उसको कंफर्म किया। ओवरीज में सिस्ट होना जरूरी नहीं है। नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ पीसीओएस, किस कारण से पीसीओएस हो जाता है। और डॉक्टर निशांत, ये साइड पे जो मुझे दिख रहा है मैं इसको कैसे हटाऊं, वेयर आई कैन सी माई सेल्फ, उसके करके मुझे अपनी स्लाइड पूरी नहीं दिख रही है। क्या मैम, क्या ये हटाना? ये वाला पार्ट मैं कैसे हटाऊं, जो जहाँ पे मैं दिख रही हूँ और आप लोग दिख रहे हैं, ताकि मेरे को अपनी स्लाइड नहीं पूरी दिख पा रही है। या तो मैं इधर शिफ्ट करूँ तो शिफ्ट नहीं, भी नहीं हो रही है। इसको मैं हटा सकती हूँ क्या? मिनिमाइज कर सकती हूँ, है ना? हाइड थंबनेल वीडियो, ठीक है। मिनिमाइज कर सकती है मैडम, और जो आपका वीडियो आएगा उसको माउस से क्लिक क्लिक करके ड्रैग करिएगा तो वो इधर उधर चला जाएगा वीडियो। नहीं, अब हो गया, क्लियर हो गया, वो मैंने हटा दिया उसको। तो इटियोलॉजी, कॉजेज ऑफ पीसीओएस। सो जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके लिए, तभी हम इसको सिंड्रोम कहते हैं। जहां भी बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत ज्यादा, बहुत जगहों पे इफेक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि वो सिंड्रोम है। तो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? एक तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है। फैमिली हिस्ट्री मिलेगी आपको, फेमिलियल हो सकता है डिजीज, आप पेशेंट की मदर में या सिस्टर में आपको हिस्ट्री मिल सकती है, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब है जेनेटिक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल। जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी अपना टॉपिक, तो मुझे भी आज एक नई बात पता चली कि हम पीसीओएस को कहते हैं कि इट्स जेनेटिक और फीमेल्स में होता है। अगर फीमेल में ये पास ऑन जो है मेल में भी होता है, तो मेल में प्रेजेंटेशन आपको बॉल्डनेस की तरह मिलेगी, मेल पैटर्न बॉल्डनेस की मिल सकती है, क्योंकि फैमिलियल है ना, जेनेटिक है, तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है इंक्रीज्ड एंड्रोजन की चली जाती है मेल में, और उस करके बॉल्डनेस मिल सकता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस मिल सकता है। और अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो मदर या सिस्टर में आपको पीसीओएस मिल सकता है। देन कम्स एंड्रोजन एक्सेस। जो मेल हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन्स हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसके करके फॉलिकल जो है पूरा मेच्योर नहीं होता और ओवुलेशन नहीं होता। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस करके इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, और उसी करके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, हाइपर एंड्रोजनिज्म हो जाता है। ओबेसिटी कैसे करती है? ओबेसिटी क्यों पीसीओएस करती है? ओबेसिटी करके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है पेशेंट में, वो बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और उसके करके फॉलिकल्स जो है मेच्योर नहीं होते हैं, ओवुलेशन नहीं होता है। देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स वो इनडायरेक्टली जो हैं आपकी ओबेसिटी कर देंगे। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाना जो है फैटी फूड खा रहे हैं, तो उससे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी आ जाएगा। स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके लाइफस्टाइल में, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनके एक्सपोजर से एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन हो जाएगा और वो पीसीओएस को लीड कर सकता है ना। अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करें ओवुलेशन की, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम क्या है पीसीओएस में, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो समझने के लिए कि क्या गड़बड़ है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओवुलेशन नॉर्मली कैसे होता है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आता है,
ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है पल्सटाइल वे में आता है, एवरी 2 hours इट इज रिलीज्ड। एंड द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके वो रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज कंपेयर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा होता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा कि नाम बता रहा है, ये फॉलिकल्स को मेच्योर करता है, ठीक है, और मेच्योर करके ये उसको इतना बड़ा कर देता है कि वो रेडी हो जाता है ओवुलेशन के लिए, है ना, फॉर द रिलीज ऑफ एग। और जब फॉलिकल बहुत मेच्योर हो जाता है, फॉलिकल जो मेच्योर हो रहा होता है ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, और जब फुली मेच्योर हो जाता है तो उसका ईस्ट्रोजन सर्ज हो जाता है, ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, क्योंकि अब फुली मेच्योर है, ज्यादा ईस्ट्रोजन दे रहा है, तो ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। और इस क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ गया तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाता है, और अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है। सर्ज मतलब बेसलाइन से एकदम से बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम खत्म हो गया, वो कम हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ गया, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ने से ओवुलेशन होता है। ओवम, ये जो हमारा फॉलिकल है, मेच्योर्ड फॉलिकल है, ओवम है, ये रप्चर करता है ऑन द 14th डे एंड ओवुलेशन अकर्स। नाउ जो बचा हुआ एग बाहर निकल गया, और जो बचा हुआ हमारा फॉलिकल है उससे कॉर्पस ल्यूटम बन जाता है। दिस कॉर्पस ल्यूटम विल रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम खत्म हो गया, उसका काम सिर्फ ओवुलेशन करना था, तो वो कम हो जाता है और प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है यूट्रस को प्रिपेयर करता है कि इनकेस कंसेप्शन हो गया तो वहां पे फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होगा। तो यूट्रस को प्रिपेयर ईस्ट्रोजन भी करता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी करता है। ईस्ट्रोजन तो पहले से ही कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ हाइपरप्लेजिया करता है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है सिक्रीटरी फेज के लिए होता है। अगर तो कंसेप्शन हो गया तो कार्पस ल्यूटम जिंदा रहेगा थोड़ी देर और के लिए। अगर कंसेप्शन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुई, तो डीजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम अकर्स, इट डाइज। As a result, levels of progesterone fall, and because of the falling of levels of progesterone and estrogen, menses होता है, जो menstrual flow होता है वो हो जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी है ओवुलेशन एंड मेंसेस के लिए, जिसमें ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सेस का मेजर फंक्शन है। और यहीं पे अगर डिसरप्शन हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गई, उसी करके ओवुलेशन नहीं होता, जो कि leads to PCOS. Now coming to the pathophysiology of PCOS, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं 4 हेडिंग्स के अंदर, कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंपार्टमेंट में एबनॉर्मैलिटी है, एंड्रोजन एक्सेस है, और एनओवुलेशन है, ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जहां पे PCOS का कारण हमें मिलता है, एबनॉर्मैलिटी मिलती है। सो टेकिंग अप हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंपार्टमेंट एबनॉर्मैलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की पल्सटिलिटी होती है, वो पल्सटाइल वे में सिक्रीट होता है, और उसकी प्रिवेंट जो जब वो पल्सटाइल होता है, उसकी अगर इंक्रीज्ड पल्सेशन हो जाए, अगर उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो एज ए रिजल्ट वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ज्यादा रिलीज करने लग जाता है, सिक्रीट करने लग जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज मोर देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एज ए रिजल्ट जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लो है, तो इसी करके फॉलिकल मेच्योर नहीं हो रहा, ठीक है, और जो डॉर्मेंट फॉलिकल हमारा बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारा कम है। सेकेंडली, हमारा जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो उसके लेवल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। सो ये एक हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंपार्टमेंट का प्रॉब्लम आ गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ गया,
FSH कम हो गया और LH बढ़ गया। The second thing that happens is एंड्रोजन एक्सेस, एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है। उसका उसका कारण है कि एक तो हमारा LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था वो बढ़ गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो इट लीड्स टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थीका सेल्स विच प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। सो ओवरीज में थीका सेल्स होते हैं जो एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो LH जो है एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब LH बढ़ गया तो एंड्रोजन्स बढ़ गए। सेकेंड इज हमारा FSH कम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, तो हमारा जो फॉलिकल है वो मेच्योर नहीं हो रहा, और क्योंकि वो मेच्योर नहीं हो रहा तो ईस्ट्रोजन भी कम रिलीज कर रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाइपर इंसुलिनीमिया। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है विच लीड्स टू हाइपर इंसुलिनीमिया, और हाइपर इंसुलिनीमिया खुद भी एंड्रोजन एक्सेस करता है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द ओवरीज, और साथ साथ वो जो लीवर का सीरम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन होता है SHBG, ठीक है, ये रिड्यूस कर देता है। अगर अब एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन कहीं बाइंड नहीं कर पा रहा तो इसीलिए फ्री टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स बढ़ जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट द होल थिंग इज हमारा एंड्रोजन बढ़ गया। देन द थर्ड फैक्टर इज एनोवुलेशन। मैंने बताया कि कैसा ओवुलेशन नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम है, जिसके करके फॉलिकल जो है पूरा ग्रो ही नहीं कर पाता, मेच्योर फॉलिकल बन ही नहीं पाता, इट गेट्स अरेस्टेड इन बिटवीन। एंड्रोजन एक्सेस है जिसके करके LH बढ़ गया है। तो अगर LH बढ़ जाएगा तो भी हमारा फॉलिकल मेच्योर नहीं होता, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज follicle is maturation is arrested. It is arrested, causing follicular atresia. जो हमारे को दिखते हैं PCOD में, अल्ट्रासाउंड में जो हमारे को सिस्ट दिखते हैं वो बेसिकली यही फॉलिकल्स होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, इनकम्प्लीटली बड़े होके वहां पे रुक जाते हैं एंड दे डू नॉट रप्चर. दैट इज व्हाट वी सी इन द अल्ट्रासाउंड एज पॉलीसिस्टिक ओवरी. सो बेसिकली वो सिस्ट नहीं होते हैं, ये अरेस्टेड फॉलिकल्स होते हैं जो ग्रोथ नहीं कर पाए अपनी पूरी तरह से. The last factor was obesity and insulin resistance. So obesity जो है खुद ही इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्सन कर देती है और हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगी. और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट कह सकते हैं. तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उससे इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाएंगे, इंसुलिन लेवल्स बढ़ेंगे तो एंड्रोजन एक्सेस हो जाएगा, एंड्रोजन एक्सेस होगा तो हमारा जो SHBG हार्मोन था, हेपेटिक सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन था, वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और इंक्रीज ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा. सो आई होप अभी तक सबको क्लियर है. अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं. तो इतना मुझे लगता है समझ में आ गया. अब हम जानना चाहेंगे कि एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग कैसे होती है. अगर ओवुलेशन हुआ ही नहीं फिर भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो रेगुलरली ब्लीड कर रहे हैं. PCOS में हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलरली ब्लीड कर रहे हैं या इरेगुलरली उनको ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस आ रहे हैं. तो अगर ओवुलेशन नहीं हुआ तो एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग क्या होती है, क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन सर्ज नहीं हो रहा. और ईस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस की लाइनिंग की हाइपरप्लेजिया करने को, थिकनिंग करने को, ठीक है. इसीलिए एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है. नाउ दिस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज फ्रेजाइल एंड ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है इसकी ईस्ट्रोजन से,
प्रोजेस्टेरोन का काम था कि इसमें सिक्रीटरी फेज लाना। सिक्रीटरी फेज तो आता ही नहीं है और ना ही प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल होता है। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल जो कि नॉर्मल मेंसेस के लिए, रेगुलर मेंसेस के लिए चाहिए, वो नहीं है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटम नहीं बना हमारा। तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं इसको हम। वो इतना ज्यादा थिकन हो जाता है एंडोमेट्रियम कि देन इट ब्लीड्स। तभी ब्लीडिंग जो होती है इरेगुलर होती है, कभी स्कैंटी होती है, कभी बहुत हैवी होती है। तो इसीलिए हमारे को इन एन एवोल्यूटरी साइकिल्स में मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया भी मिल सकता है। सो ओलिगोमेनोरिया, लेस मेंसेस, स्कैंटी मेंसेस, एमिनोरिया, नो मेंसेस, और मेनो एंड मेट्रोरेजिया भी मिल सकता है। सो दैट इज नॉट ट्रू मेंसेस बट इट इज अ ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। नाउ व्हाई LH सर्ज डज नॉट अकर, क्योंकि सारा प्रॉब्लम तो यही है ना कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही नहीं बढ़ा। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बड़ा होता तो ओवम जो है वो रप्चर करता, ओवुलेशन हो जाता। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारा इसलिए नहीं बढ़ता कि क्योंकि हमारी जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंपार्टमेंट की एबनॉर्मेलिटी है, उस करके हमारा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो शुरू से ही बढ़ा हुआ है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एट ए हायर लेवल रहता है हमेशा, शुरू से ही वो हाई है। और ओवुलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज चाहिए, ठीक है, बेसलाइन से ऊपर उठना चाहिए। अब ये बेसलाइन से पहले शुरू से ही ऊपर को उठा हुआ है, बड़ा ही हुआ है, इसीलिए देर इज नो ओवुलेशन। एंड प्लस बिकॉज ऑफ द हाई इंसुलिन लेवल्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड्रोजन्स बढ़े हुए हैं। एंड्रोजन्स बढ़े हैं तो ओवेरियन फंक्शन जो है नॉर्मल नहीं हो पाता है। प्लस डिसरेगुलेटेड फीडबैक मैकेनिज्म है, जो कम्युनिकेशन है बिटवीन दी ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। उसका रेगुलेटरी प्रोसेस खराब हो गया, जिसके करके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज नहीं हो पाता है एंड इस करके ओवुलेशन नहीं होता है। कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स तो हम सबको मालूम है, इसके कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं मोस्टली गायनेकोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, दिखते हैं। तो पेशेंट भी इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाता है। सो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज लाइक ओलिगोमेनोरिया, मेंसेस स्कैंटी हैं, मेंसेस आ नहीं रहे हैं, इरेगुलरली रेगुलर मेंसेस हैं, या ज्यादा ड्यूरेशन है, जो साइकिल है वो लंबा है, डिलेड मेंसेस है, या मेंसेस कभी तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं और कभी बहुत हैवी आते हैं। सो बेसिकली इरेगुलर मेंसेस और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, दैट इज वन ऑफ द मेन एंड की फीचर ऑफ PCOS. Second is infertility. Infertility is a direct effect of ओवुलेशन नहीं हो रहा है। बिकॉज ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब इंडियन सेटअप में इनफर्टिलिटी जो है एक स्टिग्मा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों आता है। इंडिया में शादी के बाद बच्चा पैदा होना ही चाहिए, और अगर नहीं होता है तो वो फीमेल को बहुत, इवन टू द प्रेजेंट डे हमारी सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और इसीलिए जैसे ही पेशेंट को हो सकता है ये इरेगुलर मेंसेस प्यूबर्टी से ही चल रहे हो, वो उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेगा, लेकिन शादी होने के बाद जब इनफर्टिलिटी उसके सामने आती है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हो ठहर रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दैट इज व्हेन द पेशेंट में अप्रोच द डॉक्टर। उससे पहले हो सकता है, और आप हिस्ट्री लेंगे तो वो बोलेंगे कि वो तो मेरे को शुरू से ही मेरे ऐसे पीरियड्स थे, पर आ जाते थे कभी कभी। सो इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द for the Indian setup, it is not a good symptom for PCOS. Then hirsutism and acne, ये बिकॉज ऑफ हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, उसके करके हिर्सुटिज्म हो जाता है। हिर्सुटिज्म मतलब है कि
मेल पैटर्न, जहां जहां मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है वहां पे बाल आ जाते हैं। फीमेल्स में नॉर्मली दाढ़ी में, मूंछ में, चेस्ट पे बाल नहीं होते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो टेम्पल एरिया में, इन द चिन एरिया, इन द मुस्टैच एरिया, अपर लिप में, वहां पे पेशेंट के बाल आने शुरू हो जाते हैं। और वो बाल पतले नहीं होते, मोटे होते हैं, जैसे मेल्स के होते हैं। दे आर थिक हेयर। एंड पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। पिंपल्स भी इसीलिए होते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ गया। वो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स, जैसे कि प्यूबर्टी में एक्ने का कारण है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है सिबेशियस ग्लैंड्स को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिसके करके एक्ने आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं। देन इज अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। दिस इज अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये जो वेलवेटी डार्क ब्लैक एरिया हमें दिख रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्लिनिकल फीचर होता है, एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस, वेलवेटी ब्लैक एरिया। और ये हमारे को मिलेगा इन स्किन फोल्ड्स। सो ये देखो, ये नेक के बैक पे मिल रहा है जहां स्किन फोल्ड है, एक्जिला में मिल सकता है, सो थाइज में मिल जाएगा, बिटवीन द लेग एंड द थाई वहां मिल जाएगा। अगर ओबेसिटी है तो एब्डोमिनल फोल्ड्स में मिल जाएगा। सो दीज आर कॉमन प्लेसेस फॉर एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस। देन सेंट्रल ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस डिसलिपिडीमिया। पेशेंट के जो लिपिड लेवल्स होंगे वो हाई होंगे। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जिसमें से मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है और इनफर्टिलिटी इसकी सीरियस प्रेजेंटेशन है। जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो सारे जरूरी नहीं है मोटे होंगे। अगर तो साथ में हमारे पास पेशेंट के पास पीसीओएस के साथ उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है पेशेंट में, जो कि 70% ऑफ द पेशेंट में होता है, तो पेशेंट की सेंट्रल ओबेसिटी मिलेगी आपको। ये देखिए, ये पेट इतना बड़ा हुआ है, सेंट्रल ओबेसिटी मिलेगी। 30% ऑफ द पेशेंट्स मिलेंगे जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, और वो आपको नॉर्मल बिल्ट के मिलेंगे या लीन मिलेंगे। सो अगेन, ओबेसिटी बहुत जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अ feature that has to be present for PCOS. Coming to the complications, जैसे मैंने बताया ये मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर है, इसमें बहुत से सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस करके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर, दिस इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है क्योंकि ईस्ट्रोजन के अंडर जो एंडोमेट्रियम है बहुत ज्यादा थिकन हो जाता है। एंडोमेट्रियल थिकनिंग जो है मोर देन नॉर्मल हो जाती है। और प्रोजेस्ट्रॉन जो है उसका, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन है ही नहीं तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग ही होती है इसकी, तो हाइपरप्लेजिया बढ़ जाता है और रिपीटेडली होने करके कैंसर के चांसेस हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी जो हो जाती है उसके करके है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज बिकॉज डिसलिपिडीमिया हो रहा है और ओबेसिटी हो रहा है, प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज मेलाइटिस अगर पेशेंट को हो गया तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उसकी सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। नाउ दीज मूड डिसऑर्डर जो हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी के, ये जो मेनली है बिकॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी ऑफ द पेशेंट है, या उसके मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे हैं और उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो रहा है, ये उनके करके हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट की। इन्वेस्टिगेशंस, अब 70% ऑफ द टाइम आप पेशेंट को, अगर पेशेंट को ओबेसिटी है, उसके मेंसेस इरेगुलर हैं और उसको हिर्सुटिज्म है, तो आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको 70% करेक्शन से आप कह सकते हैं कि इसको पीसीओएस है। बट इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड ये जानने के लिए कि कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है। So hormonal assays are very important. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone levels. हमारा luteinizing hormone ज्यादा है, follicle stimulating hormone कम है, तो इनका रेशियो उल्टा हो जाता है। And ratio more than 3:1 or more than 2:1
हमारे को पीसीओएस में मिलता है। अगर हमें रेशियो मोर देन 2:1 और मोर देन 3:1 मिल रहा है तो ये एक इंडिकेशन है पीसीओएस की। देन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जैसे मैंने बताया हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो रहा है, एक कारण हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फीमेल्स में हमें ज्यादा मिलेंगे। SHBG लेवल, आई टोल्ड यू, हेपाटिक सेक्स बाइंडिंग ग्लोबिन लेवल, ये वाले लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसके करके टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मेटाबॉलिक असेसमेंट करने के लिए पेशेंट को, ये तो हमने हार्मोनल असेसमेंट करा पेशेंट का, हम फास्टिंग ग्लूकोज पेशेंट का देखेंगे। अगर फास्टिंग ग्लूकोज मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या इंसुलिन लेवल्स मोर देन 20 हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है और वो एट अ रिस्क फॉर डायबिटीज है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अगेन टू सी कि कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस है पेशेंट को। एंड लिपिड प्रोफाइल आप कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि पेशेंट का जो डिसलिपिडीमिया है इस पेशेंट्स में, पीसीओएस के पेशेंट में हो सकता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस पेशेंट को भी डिसलिपिडीमिया है कि नहीं है। क्योंकि अगर डिसलिपिडीमिया है तो पेशेंट इज एट रिस्क फॉर कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। सो डिसलिपिडीमिया, अगर LDL is more than 100 milligrams per deciliter and HDL is less than 40 milligrams and triglycerides are more than 150 milligrams and the total cholesterol is more than 200 milligrams per deciliter. So अगर इनमें से कुछ भी findings गलत हैं तो हमारा डिसलिपिडीमिया के अंडर भी पेशेंट आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो कि हम सारे अपनी क्लिनिक में देखते हैं, हम ये सब ऊपर वाली इन्वेस्टिगेशन से लेके यूजुअली पेशेंट हमारे पास नहीं आता, वो यूजुअली अपना अल्ट्रासाउंड लेके आता है। सो अल्ट्रासाउंड में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट, बिकॉज देन आप इजीली डिफरेंट जो सिस्ट हैं इजीली आप काउंट भी कर सकते हैं और क्लैरिटी से भी देख सकते हैं कि कितने सिस्ट हैं, उनका साइज भी आपको पता चल जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिकली अगर 12 या 12 से ज्यादा सिस्ट है और या उससे ज्यादा है, प्लस जो इसकी ओवरी का जो वॉल्यूम है दैट इज मोर देन 10 ml। नॉर्मल वॉल्यूम जो ओवरी का होता है वो 3 से 6 ml होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिस्ट जो है बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ओवरी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो मोर देन 10 ml वॉल्यूम एंड सिस्ट मोर देन 12। और उन डायमीटर का सिस्ट जो होता है, डायमीटर जो होता है सिस्ट का वो 2 से 9 mm होता है एंड दे आर पेरिफेरली अरेंज, क्योंकि जैसे जैसे सिस्ट मेच्योर होता जाता है, ये फॉलिकल मेच्योर होता जाता है, वो पेरिफेरी पे चला जाता है क्योंकि अभी उसको ओवुलेट होना है, उसको रप्चर होना है, बट रप्चर होता नहीं। इसीलिए आप अगर अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो टिपिकली यू विल फाइंड कि अल्ट्रासाउंड के पेरिफेरी में आपको सिस्ट मिलेंगे। आई शो यू दिस, ये है, ये देखिए, ये टिपिकली ये अल्ट्रासाउंड के पेरिफेरी में आपको सिस्ट मिल रहे हैं। सो दिस इज ए पॉलीसिस्टिक ओवरी एंड दिस इज द हेल्दी ओवरी। और टेस्ट जो हमने करने हैं, हमने रूल आउट करना है कि ये जो हमारा पेशेंट का प्रॉब्लम है, जो एमिनोरिया है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, वो किसी और कारण से तो नहीं है, या उसके करके बाकी डिजीजेस करके वो एग्जैजरेट तो नहीं हो रही, बढ़ तो नहीं रही। सो थायराइड फंक्शन टेस्ट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हाइपोथायरॉयडिज्म है तो मेंसेस जो है स्कैंटी हो जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल्स आपको यूजुअली रेज्ड मिलेंगे क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ गया है, बट प्रोलैक्टिन लेवल कैन बी रेज बिकॉज ऑफ अदर कॉजेज ऑल्सो, और उसके करके भी पेशेंट को एनोवुलेटरी साइकिल्स हो सकते हैं। कॉर्टिजोल लेवल्स, सो आप एक्सक्लूड कर रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम को, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में आपको एंड्रोजन एक्सेस मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां पे लेकिन जो सोर्स है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का वो एड्रीनल ग्लैंड है, यहाँ हमारे पास जो सोर्स है वो ओवरीज है। सो ये वाले भी टेस्ट आपने कराने हैं टू रूल आउट कि
और कोई कारण तो नहीं है हमारे सिम्टोमेटोलॉजी का। नाउ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अगर 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट भी अपना लूज कर देता है बाय डाइट एंड एक्सरसाइज, सो राइट डाइट एंड एक्सरसाइज, तो उसका इंसुलिन लेवल कम हो जाएगा, उसके मेंसेस इंप्रूव हो जाएंगे, उसका हिरुटिज्म कम हो जाएगा, उसका एक्ने कम हो जाएगा। सो सिर्फ 5% वेट लॉस। और बहुत से पेशेंट हमारे आते हैं, कहते हैं जब मैं वेट लूज कर लेती हूँ तो मेरे मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, मैं बेटर हो जाती हूँ, और मैंने अब फिर से वेट पुट ऑन कर लिया है तो मेरा फिर से इरेगुलरिटी हो गई है। सो वेट लॉस आप अपने सब पेशेंट्स को इनकरेज करिए कि दवाई के साथ साथ वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटी एंड्रोजन्स, फर्टिलिटी मेडिकेशंस, दिस इज द एलोपैथ्स हु डू इट, हम ऐसा नहीं करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक ओवेरियन ड्रिलिंग टेक्निक है जिससे जो फॉलिकल्स हैं, कुछ फॉलिकल्स को ड्रिल करके मार दिया जाता है, बट उससे बहुत ज्यादा ओवुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड आपने साथ के साथ रेगुलर स्क्रीनिंग अपने पेशेंट्स की करनी है, ताकि देखते रहना है कि उसके हेल्थ जो है नॉर्मली मेंटेन्ड है या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये पार्ट कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब पेशेंट हमारे पास है, हम सोचते हैं बस वो इन्वेस्टिगेशन कराया, और इन्वेस्टिगेशन कराना जो है एलोपैथ्स का काम है, हमारा नहीं है। बट ये एक कंपोनेंट है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। आई वांट टू अगेन स्ट्रेस ऑन इट कि ये हमें कराना चाहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, आई थिंक ये सबको मालूम है कि कुछ दवाइयां हैं जो पर्टिकुलरली होती हैं फॉर पीसीओएस, लेकिन मैं इस पे बाद में आती हूँ अगर टाइम होगा। उससे पहले मैं कुछ केसेस डिस्कस करना चाहूंगी। बिफोर आई स्टार्ट विद द केसेस, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस अभी तक के, प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, नहीं तो मैं केसेस पे चलती हूँ। मैडम आप कंटिन्यू कीजिए, अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन मैं कर लेंगे। ठीक 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 ठीक, तो मैं केसेस शुरू करती हूँ। तो ये मैंने पेशेंट्स का नाम वगैरह हटा दिया है, सो आई जस्ट नेम दैट एज केस नंबर 1। सो ये सितंबर 2020 में मेरे पास एक लड़की आई जो 20 साल की थी, शादीशुदा थी, और ये मेरे पास कॉलेज में, मेरे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में आई थी। और ये इस कंप्लेंट के साथ आई थी कि इसके मेंसेस बहुत पेनफुल हैं और इसको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसने थोड़ी देर लिया था, लेकिन उससे इसको कोई आराम नहीं आया था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी इसके पास, जिसमें हमारे को एक इनलार्ज्ड राइट ओवरी मिल रही थी, जिसका वॉल्यूम 16, देखिए इतना बड़ा हुआ है, 16.73 सीसी है, जबकि नॉर्मल 3 to 6 सीसी होना चाहिए। और उसमें हमें मल्टीपल फॉलिकल्स भी दिख रहे थे। मैं आपको पहले रिपोर्ट दिखा देती हूँ, ये वाली। ये देखिए, ये आई है मेरे पास ये रिपोर्ट लेके, आप शायद पढ़ पा रहे हैं। राइट ओवरी इज enlarged in size 16.75 cc and shows increased stromal echogenicity, multiple subcapsular and parenchymal developing follicles are seen in the right ovary, and polycystic disease of ovaries जो है क्वेश्चन मार्क के साथ है, क्योंकि उनका कहना है कि आप हार्मोनल्स भी, हार्मोनल ऐसे भी करा लीजिए, इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया। तो ये लड़की मेरे पास जब आती है, ये ऑलरेडी पीसीओएस से, पीसीओडी से सफर कर रही है, इसके राइट ओवरी में सिस्ट भी हैं और राइट ओवरी इनलार्ज भी है। लेकिन ये आती मेरे पास इसलिए है कि मेरे जो मेंसेस हैं वो बहुत पेनफुल हैं। सो उसकी 2018 में शादी हो गई थी और अभी तक वो कंसेप्शन नहीं कर पाई है।
और शादी के बाद ही उसका ये वाटरी लिकोरिया शुरू हो गया है और वो विंटर्स में बढ़ जाता है। पीरियड्स जो है उसके रेगुलर है, लेकिन पीरियड्स के टाइम उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द और पीठ में दर्द होता है। उसकी मेनार्की जो है 12-13 साल पे हो गई थी। शुरू में उसको जो मेंसेस थे वो 15 दिन में ही आ जाते थे और बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज थे, पेनलेस थे। और साल के बाद उसके जो मेंसेस है, मेनार्की के 1 साल बाद उसके मेंसेस रेगुलर हो गए। अब जो है उसके मेंसेस जो है रेगुलर है, लेकिन ब्लीडिंग जो है डार्क है, ब्लैकिश है फर्स्ट 2 डेज के लिए। थर्ड डे से वो रेड हो जाती है। कुछ क्लॉट्स भी वो कहती है कि मेरे को दिखते हैं ब्लीडिंग में। सो जो पहले 2 दिन है ब्लीडिंग के, उसमें उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द, लोअर एब्डामन में दर्द और बैक में दर्द रहता है। और जो बैक का दर्द है वो तो एंड ऑफ द ब्लीडिंग तक ही रहता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही है। और उसके फिजिकल जर्नल्स पूछे गए तो एपिटाइट उसका ठीक ठीक है। दिन में 2 मील्स खाती है, पानी की प्यास लगती है, और उसको स्वीट और स्पाइसी फूड जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टूल्स नॉर्मल हैं और पसीना बहुत आता है उसके फेस एंड नेक पे। और स्लीप उसका अच्छा है, लेकिन उसको जो ड्रीम्स आते हैं वो एनिमल्स के आते हैं। तो उसका लाइफ सिचुएशन पूछा गया तो उसने बोला कि मैं माइल्ड नेचर की हूँ, मैं ज्यादा किसी को जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। और कहती कि जब से शादी हुई है, 2018 से शादी हुई है मेरी, मेरे पे प्रेशर है। ये जो पेशेंट था ये लोअर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप का था, तो इस पे बहुत प्रेशर था। खाली फैमिली का प्रेशर नहीं था, ऐसे पेशेंट्स को सोसाइटी का भी प्रेशर होता है। आता जाता बोल देता है कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक करा लो, दिखा लो, है ना। तो इसको ताने काफी सुनने को मिलते थे। तो इससे पूछा गया कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, तो कहती कि मैं अकेले में रोती हूँ, मैं ना पब्लिकली नहीं रोती हूँ, और मेरे को कंसोलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझे आके सहानुभूति दे, तो इसीलिए मैं अकेले में ही रोना पसंद करती हूँ। और मैं बहुत जल्दी अपनी बातें शेयर भी नहीं करती हूँ। मैं अपनी माँ से क्लोज हूँ, बस उन्हीं से अपनी बात बताती हूँ। अदरवाइज मेरे को अच्छा नहीं लगता हर एक को अपनी बात बताना, मन की बात बताना। तो शेयरिंग भी नहीं थी। कंपनी पसंद थी इसको, बिल्कुल अकेले रहना भी पसंद नहीं था। गुस्सा आता है लेकिन मैं गुस्सा दिखाती नहीं हूँ, नॉन एक्सप्रेसिव पेशेंट है, तो मैं अपना गुस्सा ज्यादा दिखाती नहीं हूँ, मैं चुप ही रहती हूँ। पर्सन जो थी, शी वॉज वेरी क्लोज टू हर मदर एंड शी वॉज सीक्रेटिव। तो केस एनालिसिस किया तो ये सिम्टम्स कंसिडर किए गए। सिक्रेटिव है, माइल्डनेस है, एंजाइटी है फ्यूचर का, कंसोलेशन एग्रावेशन है, डिजायर फॉर कंपनी है। एक फिजिकल जनरल भी कंसिडर किया गया, पर्सपिरेशन ऑन फेस एंड नेक एंड राइट साइडेड मेडिसिन, लिकोरिया थिन एंड वाटरी। सो ये सारा कुछ रिपर्टोरियल टोटलिटी में डाला गया और इस पेशेंट को नैट्रम्यूर दी गई। नैट्रम्यूर 200 का एक डोज दिया गया और रेगुलर फॉलोअप किया गया। तो सितंबर 2000 में इसको पहला डोज नैट्रम्यूर 200 का दिया गया, ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर में। और उसके बाद इसके मेंसेस का कैरेक्टर इम्प्रूव हो गया, जो ब्लैकिशनेस थी मेंसेस की वो इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। सैकलैक पे रखा गया, 10-12 तक इसको सैकलैक पे रखा गया। और 30/11 को मैंने इसको नैट्रम्यूर का एक डोज और रिपीट किया, क्योंकि इसका जो मेंसेस का पेन था वो अभी कम तो हुआ था पर परसिस्ट कर रहा था। तो एक डोज और दिया गया और इस दौरान ग्रेजुअली उसके मेंसेस तो इम्प्रूव हो ही रहे थे। तो फिर इसके बाद से ये कॉन्स्टेंटली सैकलैक पे रही है। और 20/2 को, 4-5 महीने बाद कंप्लेंट स्टार्ट होने के, दवाई स्टार्ट होने के, इसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, विच वॉज अ नॉर्मल स्टडी। तो हमने पहले वाला देख लिया था, अब इसका सेकंड वाला देख लेते हैं। ये 20/2/21 को कराया गया है और इसमें बायलेटरल ओवरीज आर नॉर्मल इन वॉल्यूम
and echo texture. No abnormal mass is seen in the Edinexa. Grossly normal study for pelvis. So ये पेशेंट सिर्फ 2 डोजेस ऑफ नाट्राम्योर 200 से ठीक हो गई और बाद में इसका कंसेप्शन भी हो गया, इसने कंसीव भी कर लिया, क्योंकि अब इसकी जो साइकिल पहले एनओवुलेटरी थी वो ऑब्वियसली ओवुलेटरी हो गई होगी, तभी हमारे को यहाँ पे सिस्ट नहीं नजर आ रहे हैं. सो केस नंबर 2. आई थिंक 15 मिनट रह गए तो मैं थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ. ये 18 साल की लड़की है. ये आई ही सीधा पीसीओडी के लिए थी. इसकी मेनार्की 10 इयर्स की एज पे हो गई थी एंड 2 साल तक इसके मेंसेस बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन उसके बाद लेट होने लग गए. कभी 1.5 महीने बाद आ रहा है, कभी 2 महीने बाद आ रहा है. फ्लो जो था 5 दिन रहता था और नॉर्मल फ्लो था. अब जब ये मेरे पास आई है, इसको 5 महीने से मेंसेस नहीं आया था. बचपन में इसको खांसी और जुकाम की टेंडेंसी रही है और एंटीसिपेशन एंजाइटी रहती थी बच्चे को, इस पेशेंट को. फिजिकल जनरल्स में एपिटाइट नॉर्मल है, थर्स्ट 6 to 7 ग्लासेस है, चाइनीज सार फूड, सॉल्टी एंड लेमनेड. लेमनेड बहुत ज्यादा पसंद था इसको. लेमन जो ये है इसको हर चीज में चाहिए था. और इसको मिल्क, चीज, बटर, बिटर चीजें ये सब नहीं पसंद थी. पसीना आता था, फेस पे आता था, पेट पे आता था, एक्जिला में आता था. ये सोती पेट के बल थी और स्लीप वॉकिंग इसने करी है जब ये छोटी थी, 10-11 साल की, 1-2 बारी, लेकिन अब नहीं करती है. ड्रीम्स जो दिन में देखा सोचा वो आ जाते थे. थर्मल्स हॉट थी. बचपन में ट्रैवलिंग सिकनेस बहुत थी इसको. स्टूल और यूरिन नॉर्मल था और ये स्पीड इसका स्लो था. इसको हर काम धीरे धीरे करना था, धीरे खाती थी. और अगर सुबह बस आने वाली है और मदर फोर्स कर रही है स्कूल में जाने के लिए कि जल्दी जल्दी खा लो, तो इसको वॉमिट हो जाता था. जल्दी कुछ नहीं कर पाती थी. बट इसके माइलस्टोन्स जो थे वो अर्ली थे. इसके फर्स्ट बर्थडे पे 4 टीथ थे. ये 8वें महीने पे ही चलना शुरू हो गई. और इसका इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा था. इसने लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप करी. ये पेशेंट जो थी फॉरेन, इसकी मदर जो थी फॉरेनर थी, तो इसको इंग्लिश और स्पेनिश बहुत जल्दी इसने 8th मंथ पे ही कुछ वर्ड्स पिक कर लिए थे. तो इंटेलेक्ट वाज वेरी शार्प. शी वॉजंट सेंसिटिव टू नॉइज, स्मेल, टेस्ट को सेंसिटिव नहीं थी. अफेक्शनेट थी. इसको मदर से हग बहुत पसंद था और ब्राइट सनलाइट पसंद थी. तो चाइल्डहुड जो इसकी लाइफ सिचुएशन थी, ये अपनी मदर की संतान नहीं थी. शी वॉज गोद ली हुई थी. ये बचपन में ही छोटी थी, बच्चा थी, बिल्कुल ही इन्फेंट थी, तो गोद लिया हुआ था इसको. और बचपन में ये एक्सट्रोवर्ट थी, एक्सप्रेसिव थी, हैप्पी थी, लोगों को मिलना इसको पसंद था, अफेक्शनेट थी, स्ट्रेंजर्स से बातें कर लेती थी. ड्राइंग, सिंगिंग, थिएटर ये सब पसंद था. मदर को क्लिंगी रहती थी बचपन में और गुस्सा आता था तो रो पड़ती थी. और इसको मदर को बोलती थी कि तुम मेरे से ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकती हो, मुझसे आराम से बात करो. सिंपथी पसंद थी और यील्डिंग थी, कहना मान जाती थी. फेलियर इसको पसंद नहीं था. पब्लिक स्पीकिंग इनमें बहुत एंटिसिपेशन होता था. खांसी हो जाती थी या नॉजिया फीलिंग हो जाती थी. टेस्ट से पहले भी इसको नर्वस कफ होनी शुरू हो जाती थी. बहुत इम्प्रेशनेबल बच्चा थी ये, इसीलिए इतना जल्दी ये लैंग्वेज भी सीख गई थी और लोगों को इमिटेट करती थी. इसको बहुत अच्छा लगता था कि जो भी देख लिया उसको इमिटेट करना, उसको कॉपी करती थी. चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा फैंसीज थे. जो इसको सपोजिंग ग्राउंड स्टाफ ऑफ द एयरपोर्ट पसंद आ गया तो उसकी एक्टिंग करनी शुरू कर देती थी या इमेजिन करती थी कि मैं वो हूँ. इमेजिनेशन में बहुत रहती थी. फियर्स थे कुछ, डेजर्ट कॉकरोच, डार्कनेस, फियर ऑफ थीव्स. इंडिसिसिव थी. डिसीजन बहुत जल्दी से नहीं ले पाती थी. छोटी छोटी बातों के लिए इसको डिसीजन लेना मुश्किल होता था. स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, पर लॉजिकली बोलो ये भी टीन एज में जाके हुई. 15 साल तक ये बहुत यील्डिंग थी. उसके बाद अगर लॉजिकली समझाओ तो मान जाती थी.
and would always feel very special about being adopted. इसने उसको positively लिया हुआ था and wanted to be a lawyer. So इसके rubrics उठाए गए: fancies, ailments from anticipation, nausea, anxiety with, and desire lemonade. पल्स एंड आर्सेनिक दो आ रही थी, तो मैंने इसको, क्योंकि इसकी यील्डिंग पर्सनालिटी है, अफेक्शनेट है और स्ट्रेंजर्स से भी बातें करना इसको पसंद है, सिंपथी पसंद है, तो पल्साटिला 100 की सिंगल डोज जुलाई एंड में 2018 में दी गई और ये पेशेंट मेरा सिंगल डोज से ही ठीक हो गया। ये इसकी फर्स्ट रिपोर्ट है 22/1/2020 की, जहाँ पे आप देखेंगे mildly bulky right ovary with multiple tiny peripheral follicles, possibility of PCOD variant should be ruled out. और इसने बीच में भी एक अल्ट्रासाउंड कराया था, लेकिन वो इससे मिसप्लेस हो गया, तो मैंने फिर 22 में इसको दोबारा रिपीट करवाया था। तो उसमें आप देखिए, ये नॉर्मल साइज यूट्रस विथ थिन एंडोमेट्रियम, नॉर्मल both ovaries and adnexus. Both ovaries are normal in size and equal texture. No cyst or mass is seen. So this case was just treated with a single dose of Pulsatilla 200. टाइम है तो मैं एक केस और बताना चाहूंगी, इसको मैं बहुत फास्ट बता देती हूँ। तो ये 22 साल की लड़की है। केस ले सकती हैं, हाँ जी एक सर, केस ले सकती हैं 10 मिनट और। सॉरी सर, कैन यू रिपीट दैट? आप एक केस प्रेजेंट कर सकती हैं, 10 मिनट है हम लोग के पास। हाँ जी हाँ जी, तो ये मैं फटाफट कर देती हूँ, 4 केस थे पर ये वाला हो जाएगा। तो ये 22 साल की लड़की है, मेरा स्टूडेंट ही है। तो ये पीसीओडी के साथ आई, इसके जो मेंसेस थे वो 2 दिन ही रहते थे, छोटे स्कैंटी मेंसेस थे, और साथ में इसको हिर्सुटिज्म भी था, तो हेयर ऑन द नेक भी थे 1 साल से। इसको सोरियासिस भी था जो वल्वा पे था, और वो प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन होता था जो बढ़ जाता था वॉशिंग से, खारिश करने से, लेटने से। ये 2 कंप्लेंट्स के साथ ये पेशेंट मेरे पास आया था। इसकी मेनार्की जो है 12 साल की उम्र में हो गई थी, और इसको बहुत पेनफुल मेंसेस थे और फ्लो भी प्रोफ्यूज था। 2 साल से इसके मेंसेस जो है स्कैंटी हो गए हैं। इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डेज का है। दे आर स्कैंटी, रेड एंड ब्लैंड। इसको मेंसेस लूज और फ्रीक्वेंट स्टूल होते हैं बिफोर मेंसेस, और एब्डोमिनल पेन होता है मेंसेस के बाद। ये वाली कंप्लेंट्स भी थी इसकी। तो ये टॉल 10 की लड़की है, एपिटाइट अच्छा है, थर्स्ट कम है, स्वीट्स पसंद है, कॉन्स्टिपेशन और रहती है कभी कभी, और यूरिन नॉन ऑफेंसिव है, पाम्स में पसीना आ जाता है, सर्दियों में भी आ जाता है। ये पहले हॉट थी और बाद में ये 1 साल से चिली हो गई है। इसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री ली गई। ये छोटी थी, जब 2 साल की थी तो बहुत क्राई बेबी थी, जल्दी रोती थी, और जैसे जैसे बड़ी हो गई तो केयर फ्री नेचर की हो गई, प्लेफुल हो गई, माँ बाप का कहना मानती थी, सबका घर में कहना मानती थी, थोड़ी टिमिड थी, पापा से डरती थी, और बचपन से ही फूडी थी। ये जब 5 साल की थी तो इसका सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, सेक्सुअल टचिंग करी गई है, किसी ने बताया नहीं किसने, एंड इसने पहली बार ही मुझे बताया। इसने बोला मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। So she stopped, probably कोई फैमिली का था, she stopped the interaction from that people and she has never told this incident to anyone else. ये 3rd क्लास में थी, तो इसको पढ़ाई करके, ये गांव में रहते थे तो जहाँ चाचा चाची रहते थे वहां पे स्कूल था, तो इसको चाचू के घर भेज दिया गया। वहां पे इसकी जो चाची थी उससे ये डरती थी, चाची इसके साथ अच्छी नहीं थी, और इसने 6 मंथ्स में सडनली गेन वेट कर दिया। जो ये पहले जॉयफुल और केयरफ्री रहती थी, घर में ऐसा नहीं रहती थी, पर बाहर फ्रेंड्स के साथ वैसा ही रहती थी। और जो स्कूल था इसका, अब ये क्योंकि वहां से विलेज से आई थी और अब टाउन में या सिटी में चली गई थी, तो स्कूल भी जो था हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चला गया। तो वहां भी इसके जो फ्रेंड्स जो थे वो स्कूल में ना बन पाए, और इसको बहुत ज्यादा बुली करते थे, इसकी बेइज्जती करते थे, इतना ज्यादा कि इसने, इस छोटे बच्चे ने एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है, क्योंकि घर में चाची भी तंग करती थी और स्कूल में बच्चे तंग करते थे।
तो ये स्कूल छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर जब ये थोड़ी और बड़ी हो गई, 14-15 साल की हो गई, तो फिर इसके जो फ्रेंड्स थे स्कूल में भी बन गए। सो शी इज ऑलवेज सप्रेस्ड हर इमोशंस एंड इजीली वीप करती है, छोटी छोटी बातों पे इसको रोना आ जाता है, कोई ऊंची आवाज में बोलेगा तो भी रो पड़ती है। 7th क्लास में इसकी फ्रेंडशिप्स हो गई स्कूल में, इसको स्कूल अच्छा लगने लग गया। जब ये 18 साल की थी, इसके फादर की डेथ हो गई, और इसने अपने पेटर्नल फैमिली, ये जॉइंट फैमिली में फादर रहते थे, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि मेरे फादर तुम्हारे स्ट्रेस में मर गए, और इसको इस बात का बहुत दुख रहा, ये उनको हेट करती थी, ठीक है। और लेकिन अब ये रिलेशंस नहीं तोड़ती है, और अगर कोई इसका फ्रेंड हो जाता है तो ये 100% फ्रेंडशिप उससे निभाती है। सो इम्प्रेशनेबल बहुत है, अगर बहुत जल्दी हैबिट्स पिकअप कर लेती है ऑटोमेटिकली, किसी का एक्सेंट अलग होगा तो पिक कर लेगी, या किसी की बुरी हैबिट होएगी तो वो पिक कर लेती है। गुड हैबिट्स के लिए इसको एफर्ट करना पड़ता है, और बैड हैबिट्स बहुत जल्दी पिक करती है। इमेज कॉन्शियस है, और समटाइम्स वर्ड्स मिक्स करती है बोलते हुए, जो सुफिक्स है वो प्रीफिक्स बना लेती है, तो ये इसको कभी कभी होता था। तो इसका जो टोटालिटी है वो मैं बता देती हूँ, मैंने इसमें टाइप नहीं किया, मेरे पास पड़ा है लेकिन टाइम नहीं है दिखाने का, तो मैं सिर्फ बोल देती हूँ। इसमें मैंने कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी एज टू हिज, मैं आपको कहीं तो दिखाई दूं पर फिर मेरा कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी एज टू हिज, इम्प्रेशनेबल, ओफेंडेड इजीली एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन, ये 4 रूब्रिक्स से मैंने एंटर किया था, जिसमें 2 दवाइयां आ रही थी, थूजा एंड फॉस्फोरस। और कंसिडरिंग कि इसके सिस्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी थी, तो मैंने इसको थूजा 200 की एक डोज दी थी, और ये वाला पेशेंट भी मेरा सिंगल थूजा 200 की डोज से ठीक हो गया। ये देखिए बच्चे ने अपना हटा दिया, मेरा स्टूडेंट ही है तो उसने वो सब हटा दिया। ये पढ़िए, देख, बोथ एडिनेक्स आर नॉर्मल, बोथ ओवरीज आर बल्कि, वॉल्यूम जो है इतना है, इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। नो एविडेंस ऑफ एनी ओवेरियन मास इज सीन, बोथ बल्कि ओवरीज थी इसकी। और इसका नेक्स्ट जो था, ये 11/1/24 को किया गया है, तो ये नॉर्मल स्टडी आ गई है। बोथ एडिनेक्स आर नॉर्मल, बोथ ओवरीज आर नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इक्वल टेक्सचर, एंड नॉर्मल स्टडी हो गई है, और इसके मेंसेस बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। इनफैक्ट इसके रिलेशनशिप्स भी अपने पेटर्नल फैमिली से इम्प्रूव हो गए हैं, एंड शी इज बिकम मोर कॉन्फिडेंट। सो आई थिंक आई स्टॉप हेयर, क्योंकि टाइम हो गया, अदरवाइज आई कुड हैव टेकन अनदर केस। So you have taken, okay. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा मैडम, आप पीपीटी थैंक यू। रिमूव कर लीजिए। अच्छा, मैं स्टॉप शेयर कर दूं? हाँ, स्टॉप शेयर कर। ठीक है, बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, थैंक यू और जी। आ, आ, आपके लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैसेज में आप देखिए चैट बॉक्स में। ओके, तो मोर में चैट बॉक्स कहाँ से आएगा? ये रहा चैट, अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में ओके, ऐसे कोई नाइस प्रेजेंटेशन है ठीक, सबने। हाँ, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हेयरिंग, और थैंक यू, मैं हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोल पाई। हिंदी तो आप बहुत अच्छा बोल रही थी। अच्छा हिंदी ठीक है, थैंक यू। आपने मुझे एक ही टेंशन था कि मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा हिंदी चल रहा था। और एक चीज जो मैं देख रहा था, अपने जो क्लासिकल होम्योपैथी को, एक डॉक्टर विमेश अरोड़ा जी सीपिया के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं, लास्ट सेकंड केस में सीपिया का। आप हाँ, चैट बॉक्स में लिख लीजिए मैडम। हाँ जी, हाँ जी, जो लास्ट केस है उसमें मैंने सीपिया नहीं कंसिडर करी, क्योंकि मेरे लिए कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी एज टू हिज बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट था, क्योंकि छोटा बच्चा 3री क्लास से ही अपने घर से हटके चाचा चाची के पास रह रहा है, जहाँ पे उसकी कोई पहचान नहीं है, और स्कूल में भी उसकी कोई पहचान नहीं है, प्लस वो इम्प्रेशनेबल था, तो मेरी एंट्री पॉइंट वो था, तो मेरे टोटालिटी में सीपिया नहीं आ रही थी, लेकिन हो सकता है थेरापेटिकली सीपिया कंसिडर की जा सकती थी।
अगर मेरा पेशेंट नहीं इम्प्रूव होता तो मे बी मैं उसको रीलुक करती। थेराप्यूटिक से तो अच्छा होता है, आपके जो टोटलिटी जो कंसिडर कर रही है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम थेराप्यूटिकली जाएं। टोटलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ये थेराप्यूटिक। तो हाँ आपने तो अच्छा किया है और आपको रिजल्ट भी मिला है इससे। तो बहुत अच्छा रहा आपका प्रेजेंटेशन। और क्योंकि अब समय हम लोग का समाप्त हो चुका है, आप फिर आइए कोई लेकर के हम लोग फिर आपको अ, आपसे मैं बात करके सेशन करूंगा। और इसके साथ में आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सेना सर। Session is over, and we are shifting to the English session. And over to you, Dr. Ganesh, for your English session.